Okay, so we'll start with first chapter. This is called mole concept. With respect to your NCERT book or your 11th curriculum, this chapter is also referred as some basic concepts of chemistry in CBSE. In ISC and other boards, it may be a little different, but content will be same. So primarily for JEE respect, we'll say mole concept. And with respect to your CBSE board examination or school examination, we'll say this chapter as some basic concepts of chemistry. इसका major जो portion है chapter में वो mole concept ही है. हम लोग mole concept से start कर रहे हैं. So write down the first term. I hope आप सब इस बारे में जानते हो. You know a term. This is called 1 mole, and we all know that this 1 mole is equal to 6.023 into 10 raised power 23. 1 mole is equal to 6.023 into 10 power 23. Okay, and this number was introduced by a scientist, Avogadro. This number was introduced by a scientist, Avogadro. That's why this number is also regarded as Avogadro's number. Okay, so you may write one more term. This number is referred as Avogadro's number. इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन कैपिटल ए. ध्यान रखना है ए सबस्क्रिप्ट में है, बट इट शुड बी कैपिटल ए. स्मॉल ए नहीं लिखना है, स्मॉल ए लिखने से ये सोडियम बन जाएगा. सो कैपिटल ए एंड इट इज रिफर्ड एज Avogadro's number. Why Avogadro's number? Because this number was first introduced by a scientist, Avogadro. हमने एक टर्म इनकॉर्पोरेट करा था Avogadro's hypothesis, जिसके थ्रू उन्होंने नंबर इनकॉर्पोरेट करा 6.023 into 10^23. तो टू स्टार्ट विद अभी ऐसे ही समझना है. ऑल्दो आप सब जानते हो कि करंट टाइप में हम लोग उसको एक एसआई यूनिट की तरह यूज करते हैं. अगर आपने फिजिक्स में भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा होगा तो वहाँ मोल एक सब्सटेंस को मेजर करने की यूनिट की तरह यूज किया जाता है. सो करंट टाइम में केमिकल यूनिट है, और चूंकि हमें केमिस्ट्री के एंगल से जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी एंगल से आपको सिखा रहा हूँ. सो 1 मोल is 6.023 into 10^23. It's a number referred as Avogadro's number. In present time we are using it as an SI unit, but पहले इसको जरा नंबर की तरह समझना है. So it is like कि जैसे सपोज करो you know a number dozen. Dozen means 12. Okay, but आपको पता है कि हम कॉमन प्रैक्टिस में dozen यूज करते हैं बनाना के साथ. So whenever I'll say 1 dozen banana, you are quite comfortable. But whenever I'll say 1 dozen apple, आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा. आपको लगेगा सर एप्पल तो केजी में, फिर भाई 1 डजन. तो पॉइंट क्या है कि कभी कभी कुछ नंबर्स को अपनी लाइफ में फिजिकल क्वांटिटीज के साथ इतना स्ट्रांगली एसोसिएट कर देते हैं कि जो उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है या जो उसका एक्चुअल मतलब होता है वो हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है. तो जैसे मैंने आपको सबसे पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया डजन. डजन मीन्स 12, बट एक्चुअली में हम 1 डजन का मतलब 1 डजन बनाना या 1 डजन एग समझते हैं. वाई? बिकॉज हम अपनी कॉमन लाइफ में इस टर्म को मोस्टली या तो बनाना के साथ यूज करते हैं या एग के साथ करते हैं. द सेम प्रॉब्लम अराइजेस विद मोल. whenever I'll say 1 mole, so it is 6.023 into 10^23, बट हमें ऐसा लगता है 1 mole is equal to 6.023 into 10^23 atoms. अभी एटम क्या हमने अपने मन से लगा लिया, क्योंकि हमें लगता है हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो कहीं ना कहीं एटम, मॉलिक्यूल, आयन यही स्टडी करना है. बट आप जानते हो कि आईआईटी वाले थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो दे यूज इट एज दे से 1 मोल रुपीज. अब जैसे आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे 1 मोल रुपीज, तो आपको बहुत टेंशन हो जाएगी, सर ये रुपीज कहाँ से आ गया. केमिस्ट्री का पेपर है, नॉट कॉमर्स पेपर. Is that clear? So as I said, 1 mole is a number 6.023 into 10^23. उसको नंबर की तरह ट्रीट करना है. तो if someone will say 1 mole rupees, no problem, इतने रुपीज. 1 mole bacteria, that means this much number of bacteria. 1 mole virus, that means this much number of virus. So 6.023 into 10^23 is a number. दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ. Let's say we are using a term 1 pair. 1 pair मतलब 2 होता है हमारे लिए. बट आपको पता है कि whenever I say 1 pair, तो आपके दिमाग में या तो शूज आएगा या सॉक्स आएगा, बिकॉज कॉमनली हम वही यूज करते हैं. बट एक्चुअली 1 pair means 2. I can say 1 pair of books, I can say 1 pair of copies, I can say 1 pair of pen. Anything can be in pair because it is 2. It simply means 2. वैसे ही 1 मोल एक नंबर की तरह यूज करते हैं. 6.023 into 10^23 यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को 1 मोल बोला जाता है. ऑल्दो प्रेजेंट टाइम में हमने इसको एक केमिकल यूनिट की तरह एक्सेप्ट किया हुआ है, वो भी आपको अगले स्टेप पे बताऊंगा. बट पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है, क्योंकि आपको टेक्निकल जेई क्वेश्चन सॉल्व करना है. वहां पे 1 मोल को 6.023 into 10^23 नंबर की तरह यूज करना है. फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. इट्स अ नंबर. सो इफ आई someone will say 1 mole atom with this many number of atoms, someone say 1 mole of molecules, these many number of molecules. If I say 1 mole ion, these many number of ions. Need not to confuse. कि अगर हम बोलते हैं 1 mole molecule, तो आपको लगता है कि सर मॉलिक्यूल जो वो एटम से कंबाइन होकर बनता है,
तो वाई एट हाउ इट इज एटम, तो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ नंबर। इतने सारे नंबर्स को अगर आप काउंट कर देंगे तो वो 1 मोल होता है। आप किसी भी क्वांटिटी को काउंट कर लो, इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी आयन, इट कैन बी रूपी, वायरस, बैक्टीरिया, सेल, कोई भी नंबर, जो भी इतने बड़े नंबर में आप काउंट करेंगे वो आपका 1 मोल हो जाएगा। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात सीखनी है वो ये है that this is a very large number, 6.023 into 10.23 is a very large number। अब इसको थोड़ा फिजिकली फील करने में टफ लगता है बिकॉज आप मैथमेटिकली तो समझते हैं, 10.23 मींस आपको 23 जीरोस आगे प्लेस कर देने, बट व्हाट इज द एक्चुअल सिग्निफिकेंस, इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि दैट हाउ मच लार्जर दिस नंबर इज, तो आपको इसको यूज करना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। सो नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन। अगले स्टेप में आप एक क्वेश्चन लिखिए। सो राइट डाउन, suppose you have 1 mole of rupees, suppose you have 1 mole of rupees and you are allowed to spend at a rate of 1 crore rupees per second। I said suppose you have 1 mole of rupees and you are allowed to spend at a rate of 1 crore rupees per second। Suppose you have 1 mole of rupees and you are allowed to spend at a rate of 1 crore rupees per second। Okay, then in how many years, then in how many years the whole money can be spent? Suppose you have 1 mole of rupees and you are allowed to spend at a rate of 1 crore rupees per second, then in how many years the whole money can be spent? So हमारे पास देखो 1 crore rupees है, तो 1 crore rupees होने का मतलब एक्चुअल रुपीज कितने हुए, 10 to the power 7। You all know that 1 crore is 10 to the power 7। So अगर हमारे पास 1 crore rupees है तो 10 power 7 रुपीज पर सेकेंड हमें स्पेंड करना है, तो जो हमारा स्पेंड रेट है वो हो गया 10 to the power 7 रुपीज पर सेकेंड। इस रेट से हमें पैसे खर्च करने हैं, ये हमारे लिए रूल है, दैट वी कांट चेंज। अब दूसरी कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखी है 1 मोल रुपीज। तो अगर आपके पास 1 मोल रुपीज है तो दिस इज एक्चुअली 6.023 इंटू 10 to the power 23। अब अगर हम इस टाइम को कैलकुलेट करेंगे लेट से, तो जो हमारे लिए टाइम रिक्वायर्ड है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 6.023 इंटू 10 to the power 23 रुपीज है, और हर सेकेंड में हम 10 to the power 7 रुपीज खर्च करेंगे तो इतने सेकेंड आंसर आएगा। फर्दर सेकेंड्स को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट्स हो गया, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, आवर्स हो गया, 24 से डिवाइड कर देंगे तो इतने डेज हो गए, और बाद में फर्दर 365 से डिवाइड कर देंगे तो इतने ईयर्स हो गए। मैंने आपको कैलकुलेशन समझ आई मैंने क्या कहा। 1 मोल इज 6.023 इंटू 10.23 रुपीज, ठीक है। कैलकुलेशन में मैंने बताया कि 1 करोड़ इज 10 to the power 7 रुपीज पर सेकेंड, तो आपको 10 power 7 से डिवाइड करा, सेकेंड्स में आंसर आया, फर्दर 60 से डिवाइड करा तो इट बिकम्स मिनट्स, फर्दर 60 से डिवाइड करा इट बिकम्स आवर्स, फिर 24 से डिवाइड करा इट बिकम्स डेज, एंड 365 से डिवाइड किया तो इट इज ईयर्स, ठीक है। अब आप लोग इसकी कैलकुलेशन चेक करिएगा बाद में, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। ये सॉल्व होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 to the power 9 ईयर्स आएगा। दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 to the power 9 ईयर्स। आप में से कोई सॉल्व कर रहा है तो सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो। आपके लिए मैं 1 मिनट रुकता हूँ, और अगर इसको सिंपल तरीके से समझाना है तो ये आपके लिए 200 करोड़ ईयर्स हो गया। दिस इज 200 करोड़ ईयर्स। 1 मिनट पूरा कैलकुलेशन चाहो तो चेक कर लो, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। तो आपको 1 मोल अब समझ आया। 1 मोल इज सच अ लार्जर नंबर कि अगर उतने रुपए किसी के पास आ जाए और उसको 1 करोड़ रुपए पर सेकंड के रेट से भी खर्च करना हो तो भी पूरा पैसा खर्च करने में 200 करोड़ साल लगेंगे। 200 करोड़ साल, सोच पा रहे हो आप?
मतलब जो लास्ट पर्सन पैसा खर्च कर रहा होगा उसको तो मालूम भी नहीं होगा किसने पैसे दिए थे. सच अ बिग वेन्यू. दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर. सो वन मोल इज अ वेरी लार्ज नंबर, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ रुपीज पर सेकंड के रेट से पूरा पैसा खर्च करने में 200 करोड़ साल लगेंगे. ठीक है. इसीलिए मोल को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग में यूज किया जाता है. दैट्स व्हाई वी कॉमनली यूज इट फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, टू सम एक्सटेंट वायरस, बैक्टीरिया, सेल. ऑल्दो इनके भी साइजेस बहुत बड़े होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर, बट कॉमनली इसको हम केमिकल यूनिट्स में यूज करते हैं. इसीलिए हम किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की काउंटिंग को मोल्स में नहीं करते, बट आप कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द नंबर सिंपली. 6.023 इंटू 10 पावर 23 यूनिट्स आप किसी भी सब्सटेंस की काउंट कर देंगे तो वो उसके लिए वन मोल हो जाता है. अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर वन मोल सिर्फ एक नंबर है तो फिर हम इसे केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं. तो एक साइंटिस्ट थे हमारे अवोगाद्रो, उन्होंने इस नंबर की इंपॉर्टेंस को समझाया. अब हम नेक्स्ट पार्ट यही लिखेंगे. ओके. तो नेक्स्ट हम विल राइट अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस. तो मोल को मैं आपको केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं ये सिखाना है आपके लिए. तो अगला टर्म लिखेंगे Avogadro's hypothesis. So write down the next term, Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis. अब हाइपोथेसिस का मतलब समझते हो आप. देखो साइंस में क्या होता है, हम लोग तीन तरह के टर्म यूज करते हैं. एक टर्म यूज करते हैं लॉ, एक टर्म यूज करते हैं थ्योरम, और एक टर्म यूज करते हैं हाइपोथेसिस. लॉ का मतलब आप समझते हो, कोई भी चीज साइंस में जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती है उसको लॉ बोलते हैं. जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है ना. तो कूलम्स लॉ पढ़ते हैं. लॉ मतलब जो चीज आप एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करो. कोई आपसे पूछेगा ग्रेविटेशन है प्रूव करो, आप एक बॉल लो ऊपर से ड्रॉप कर दो नीचे आ जाएगी, बोलोगे ग्रेविटेशन होता है. मींस यू कैन प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली, बट मैथमेटिकली उसको प्रूव करने के हमारे पास कुछ डिटेल नहीं होता है. सो लॉ इज समथिंग एक्सपेरिमेंटली प्रूवन. दूसरा टर्म होता है थ्योरम. थ्योरम जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हम उसको मैथमेटिकली रीजनिंग या लॉजिक्स के थ्रू प्रूव करेंगे. दैट इज कॉल्ड थ्योरम. अब तीसरी चीज होती है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर कोई साइंस में ऐसा फिनोमेनन आ जाए कभी जो हमें लग तो रहा हो कि ये सही है, बट हमारे पास एट दैट टाइम कोई प्रूफ ना हो, तो क्या करा जाता है कि जो उस टाइम के इमिनेंट साइंटिस्ट होते हैं वो अगर इस चीज को वेरीफाई कर दे कि हाँ भाई ये अभी सही है, वी अज्यूम इट एज एन हाइपोथेसिस. लेटर स्टेज पे जाके अगर उसको किसी ने प्रूफ कर दिया तो उसको थ्योरम या लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं. नहीं प्रूफ होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जाके इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए. ऑल्दो अवोगाद्रो ने जो हाइपोथेसिस दी वो बाद में जाके अवोगाद्रोस लॉ में कन्वर्ट हो गया बिकॉज इट इज प्रूव्ड एट लेटर स्टेज. बट अवोगाद्रो ने इस नंबर को कैसे इनकॉर्पोरेट करा वो आपको समझना है. तो अवोगाद्रो ने बोला कि हर सब्सटेंस के अंदर दिस मच नंबर ऑफ एटम्स, दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व किए जा सकते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. तो इससे अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस का अगर आपको मतलब समझाऊं तो अवोगाद्रो ने समझाया कि जैसे हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, या बेटर टू से भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम ले लें. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे नंबर के हिसाब से 6.02 इंटू 10 to the power 23 हो गया. ठीक है. तो उसने बोला कि ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो 6.023 इंटू 10 to the power 23 है, इसका जो मास होगा वो 1 ग्राम आएगा. ठीक है. यानी कि अगर आप हाइड्रोजन का कभी भी 1 ग्राम लोगे तो उसमें 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स हो गए. अब दिस इज सच अ लार्ज नंबर, कोई काउंट करके तो वेरीफाई कर नहीं सकता था, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. So 1 mole hydrogen atom is 6.023 into 10 power 23 atoms, weighs 1 gram. Yeah, have mass 1 gram. Have mass 1 gram. तो इसी को हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास बोलने लग जाते हैं. ठीक है. या फिर अगर इसी टर्म को टेक्निकली डिफाइन किया गया तो कार्बन 12 से डिफाइन करा गया. डेफिनेशन के टर्म में अगर लिखना है तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms of carbon. 6.023 into 10 power 23 atoms of carbon. ठीक है. तो आप समझ सकते हो इट इज अ वेरी लार्ज नंबर. तो उसको वेरीफाई तो किसी ने किया नहीं होगा पहले, तो उसको हाइपोथेसिस की तरह इनकॉर्पोरेट करा. बाद में बुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को कंफर्म करा. तो अभी हम लोग जब अगली यूनिट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब आपको बताऊंगा ये नंबर वेरीफाई कैसे हुआ. सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर 6.023 इंटू 10 power 23 ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं. ऐसा अवोगाद्रो ने हाइपोथेसिस के थ्रू इनकॉर्पोरेट कराया.
और फिर बोला कि आप किसी भी सब्सटेंस का अगर जो एटॉमिक मास होता है उतना मास ले लेंगे तो एग्जैक्टली इतने ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, राइट? क्लियर वो समझ में आया? अब इसका मतलब हमें पहले ये चीज सीखनी पड़ेगी कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो आपको एक एक करके टर्म लिखना है। तो अगला टर्म लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। या इसी में एक और एग्जांपल जैसे अगर लिखना हो तो एक और लिख दो अगर। सो जैसे हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया, सपोज आई विल टेक 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये वर्महोल का देखिए एडवांटेज है। मतलब आपने किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास के बराबर का मास लिया तो उतने एटम्स हो जाएंगे, और अगर उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर का मास ले लिया तो उतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ऐसा वगैरह ने एक हाइपोथेसिस के थ्रू इनकॉर्पोरेट करा। दैट्स व्हाई दिस नंबर हैज वेरी हाई इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, आप एक दो टेक्निकल टर्म लिखेंगे तब फिर हम इस चीज को फॉर्मुलेशन से रिलेट कर पाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस केमिकली यूज करना सीख पाएंगे। तो अगला टर्म लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। द नेक्स्ट टाइटल ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं GAM। So write down the next term, gram atomic mass. So write down, it is mass of, it is mass of, it is mass of 1 mole of carbon atoms it is mass of 1 mole of carbon atoms in grams, oh, sorry 1 mole of atoms किसी भी सब्सटेंस के लिए ले सकते हैं, it is not only carbon. So it is mass of 1 mole of atoms in grams, किसी भी सब्सटेंस के लिए डिफाइन करेंगे तो so it is mass of 1 mole of atoms in grams. तो जिस भी सब्सटेंस का आपको ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन करना है, उस सब्सटेंस के एक मोल एटम्स को अगर आप काउंट कर लेंगे तो उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। आप पिछली वाली थ्योरी से इस चीज को समझ सकते हो। तो जब अवोगाद्रो ने इसको हाइपोथेसिस की तरह इनकॉर्पोरेट करा कि किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास होता है उसके अंदर 6.023 into 10 power 23 एटम्स होते हैं, तो वी कैन सिंपली से कि 6.023 into 10 power 23 एटम्स का जो मास ग्राम्स में लिखेंगे, दैट इज रिफर्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। सो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स। क्लियर? अब ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग टर्म डिफाइन करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगला टर्म लिख लीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो नेक्स्ट टर्म लिखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको शॉर्ट में लिखेंगे GMM। नेक्स्ट टर्म लिखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। तो उसकी डेफिनेशन लिखिए इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स। इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो सारे लोग समझते हो ना? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स। लाइक जैसे हमने H लिखा तो हाइड्रोजन एटम है, H2 लिखा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। हम O लिखेंगे तो ऑक्सीजन एटम है, O2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, राइट? अब वाटर लिख रहे हैं तो मॉलिक्यूल है। एटम्स के कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर एक सिंगल एटम होगा तो एटम, और एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो इन दो बातों से हमें समझ में आ गया कि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है। हमारे पास दो टेक्निकल फॉर्मूले आते हैं जिससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको अगला टर्म लिख लेना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, so we write down the term number of moles is equal to, पहला तरीका हुआ नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब आप जिसको भी काउंट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज मतलब आप जिसको काउंट कर रहे हैं। इट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, बैक्टीरिया, वायरस, जिसका भी आपको मोल निकालना है। तो इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी आयंस, बैक्टीरिया, वायरस, सेल, ग्रुपी, जिसके भी आपको मोल्स निकालना है उसका नंबर सिंपली, और उसमें अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड कर देना है। सो दिस डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 power 23, या सिंपली हम इसको अवोगाद्रोस नंबर लिखते हैं Na। स्टैंडर्ड नोटेशन है, अगर कहीं पे भी Na लिख दोगे तो उसका सिंपल मतलब होता है अवोगाद्रोस नंबर। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू लर्न। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो दिस इज वन वे जिससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na, दिस इज वन फॉर्मूला। दूसरा तरीका अगर हम लोग कभी भी अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब ये चीज मास से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मास लिखना है तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, और इसमें अगर एटम है ये सब्सटेंस तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है, सो आइदर एटम, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। जो भी नंबर उस समय, जो भी आपको उस समय सब्सटेंस दिख रहा है उसे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सो आइदर नंबर ऑफ एंटिटीज बाय Na or number of moles is equal to mass of a substance in grams divided by gram atomic mass or gram molecular mass depending upon atom or molecule. So now write down a question. It's given in 18 gram of glucose, glucose formula C6H12O6, find number of moles, number of molecules, number of carbon atoms, number of hydrogen atoms, number of oxygen atoms and total number of atoms. अब देखो मेरे से सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखो मास गिवन है, तो इसका मतलब हम फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज अगर हम सबसे पहले निकालेंगे C6H12O6 तो आएगा 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, दिस कम्स आउट टू बी 150। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना है मास अपॉन, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। मास दिया हुआ 18 ग्राम, ग्राम मोलर मास 180 ग्राम, दिस कम्स आउट टू बी 0.1। फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब आपके पास देखो एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गए और आपको निकालना है नंबर ऑफ एंटिटीज, क्योंकि आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ग्लूकोज का फॉर्मूले में आपको दिख रहा है ये मॉलिक्यूल है, तो अगर हम इसके मोल्स में सीधे अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एंटिटीज आ जाएगा। समझ आ रहा है कैसे? इस अवोगाद्रोस नंबर को, इस अवोगाद्रोस नंबर को इधर नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा। देखो नंबर ऑफ एंटिटीज या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएगा आपके लिए, राइट। तो हमने क्या करना है, यस सर। मोल्स के अंदर अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 0.1 Na। ओके, अब यहाँ के बाद से थोड़ा दिमाग खर्च करना है। आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है C6H12O6, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है C6H12O6। इसका अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, ग्लूकोज के फॉर्मूले को देखो C6H12O6, तो अगर आपने इसका एक मॉलिक्यूल लिया तो दिस कंटेन्स 6 कार्बन एटम। आप फॉर्मूला देखो ध्यान से, ग्लूकोज के फॉर्मूले में यहाँ पे देखो 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। So it's one molecule contains 6 carbon atom, 12 hydrogen atom and 6 oxygen atom। इजी समझ आ रहा है आपको फॉर्मूला देख के? तो जिस भी मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने, आप उसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव 6 कार्बन एटम, वी हैव 12 हाइड्रोजन एटम एंड वी हैव 6 ऑक्सीजन एटम्स। इज दैट क्लियर? तो बस अब सिंपली आगे सॉल्व करना है। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए ऑलरेडी, और एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस बिकम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज 0.1 into Na into 6, and this comes out to be 0.6 Na। अब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 into Na into 12, this becomes 1.2 Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम निकालना है तो 0.1 into Na into 6 अगेन, so this comes out to be 0.6 Na। और अगर इसका टोटल कर दें तो सबका सम कर देना है, so 0.6 plus 1.2 plus 0.6 इसका सम कर देना है। this comes out to be, बताओ, this comes out to be 2.4 Na।
आप देखो दोनों ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हो। आपको अगर पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो आपको पता है एनए का मतलब 6.023 इंटू 10.23, तो आप एनए की जगह 6.023 इंटू 10.23 लिख के मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर भी लिख सकते हो। इट इज अप टू यू, यू विश आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ सकते हो। दिस इज ऑल्सो कंप्लीट आंसर। अगर कोई इसको पूरा सॉल्व करना चाहता है तो इसमें एनए की जगह 6.023 इंटू 10.23 लिख के भी कर सकते हैं। तो 6.02 इंटू 10.23 में 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.02 इंटू 10.22 आ जाएगा, राइट। अगले वाले केस में 0.6 मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन। आप आगे चाहो तो आगे कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। दिस इज कंप्लीट, ओके। सो नाउ राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Write down which of the following have maximum number of oxygen atoms. Write down another question. Which of the following have maximum number of oxygen atoms? Which of the following have maximum number of oxygen atoms? Which of the following have maximum number of oxygen atoms? First part, 1 gram of O. Second part, 1 gram of O2. Third part, 1 gram of O3. Which of the following have maximum number of oxygen atoms? 1 gram of O, 1 gram of O2 and 1 gram of O3. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे। आपको बिल्कुल इस चीज की हैबिट डाल लेनी है। मोल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर एटम्स निकालेंगे। शुरुआत में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप यूज टू हो जाए फिर आप शॉर्टकट भी लगाएंगे तो चलेगा, बट स्टार्टिंग में ऐसे नहीं करना है। स्टार्टिंग में 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास तीन सब्सटेंस दे रखे हैं हमको। पहला सब्सटेंस है 1 ग्राम ओ, दूसरा सब्सटेंस है 1 ग्राम O2। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बोला कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे अगर उस क्वेश्चन में मॉलिक्यूल हैं, नहीं हुए तो कोई पॉइंट ही नहीं है, और तीसरे स्टेप पे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो फिर आपको पता है एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, वो ट्रिक बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। विल गो स्टेप बाय स्टेप फॉर एवरी क्वेश्चन। तब तक हम एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक पूरा क्वेश्चन ऐसे ही डिटेल में सॉल्व करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, ये हमारा स्टेप होंगे सॉल्व होने के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमारे पास है 1 ग्राम ओ, आपको पता ही एटम है। दूसरे ऑप्शन में दिया है 1 ग्राम O2, ये मॉलिक्यूल है। और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 1 ग्राम O3, 1 ग्राम O3 ये भी मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो इट इज 1/16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स तो निकलेंगे नहीं बिकॉज इट इज ऑक्सीजन एटम। अगर आप उसमें अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स व्हिच इज 1/16 Na, which is 1/16 Na। अब O2 के लिए यही चीज सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 32 ये इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। सो मास 1 ग्राम, मोलर मास 32 ग्राम, सो 1/32 ये मोल हो गए, ठीक है। तो अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो अब O2 देखो मॉलिक्यूल है, आपको पता है ये चीज, बिकॉज दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके O2 मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो O2 मॉलिक्यूल के लिए अगर आप एवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32 Na हो गया, 1/32 Na हो गया। और एक एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन एटम है, तो अगर ऑक्सीजन एटम निकालना है तो फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स 1/32 Na into 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/16 Na आ गया। दैट मीन्स बोथ हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हम ऐसे ही तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो तीसरे पार्ट में देखो ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 48। सो वी हैव 1 ग्राम, मोलर मास 48, दिस मेनी नंबर ऑफ मोल्स। एंड अब अगर तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स आएंगे। व्हाई इट इज मॉलिक्यूल, बिकॉज O3 जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। O3 इज अ मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ तक समझ आया। और फिर इसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 3।
फिर से उसको मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम्स 1/48 इंटू Na इंटू 3। उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना आएगा 1/16 Na। इससे क्या पता चला, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसका आंसर लिखेंगे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर नंबर ऑफ एटम्स, and if you solve it properly you'll see that in all cases you will get same number of atoms। तो हमारा आंसर आएगा all have same number of oxygen atoms। The next question लिखेंगे, write down calculate the mass of one oxygen atom in grams। next question लिखिए, calculate the mass of one atom of oxygen in grams। write down the question, calculate mass of one oxygen atom in grams। calculate mass of one oxygen atom in grams। तो अब देखो हम सबको पता है कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपली बस गलती से भी इसको 16 ग्राम मत लिख देना, बस इतना ही अवॉइड कराना है, इसीलिए आपको चीज लिखी। तो हमेशा ध्यान रखना है 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम हैव मास 16 ग्राम। बस ये बात मिस नहीं होनी चाहिए आपके पास से कभी भी। एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम नहीं होता है। और 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब अवेगाद्रोस नंबर ऑफ एटम। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, एक मोल एटम का मास 16 ग्राम है, तो एक एटम का मास 16 बाय अवेगाद्रोस नंबर, which you can solve as 16 by 6.02 into 10 to the power minus 23 grams। इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है, इज दैट ओके? सो ऑल ऑफ यू कैन सी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास है वो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब टेक्निकली जो ग्राम यूनिट है वो इस तरीके के मास को रिपोर्ट करने के लिए बहुत कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। तो फिर साइंटिफिक कम्युनिटी ने एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मास रिपोर्ट करने के एक कन्वीनियंट यूनिट इनकॉर्पोरेट करी, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट टाइटल लिखना है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट हम लिखिए एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसको हम लोग एएमयू लिखते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट, सिंबॉलिक फॉर्म में एएमयू लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। सो राइट डाउन, it is 1/12 of mass of one atom of carbon 12। it is 1/12 of mass of one atom of carbon 12 in grams। मतलब कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। So it is 1/12 of mass of one atom of carbon 12 in grams। ठीक है, तो आप देखो अगर इसको यूनिट की तरह रिपोर्ट करना है तो आपको पता है मास ऑफ वन कार्बन एटम अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व होके बताओ। मास ऑफ वन कार्बन एटम विल बी 12 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास है, उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक मोल का मास होता है 12 ग्राम। तो इतने ग्राम जो है वो एक कार्बन के एटम का मास हो गया। और जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है वो इसका 1/12 होता है। तो नेक्स्ट लेवल पे अगर हम 1 AMU लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1/12 ऑफ mass of one atom of carbon 12 in grams।
ये आएगा सॉल्व होके, राइट। इसी को अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो सिंपली 1/Na ग्राम्स हो जाए। ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। आप सीधे इस यूनिट को याद रखेंगे दैट 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। आपको कभी भी AMU और ग्राम्स को रिलेट करना होगा तो वी कैन रिलेट 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में हम लोग एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे टर्म यूज करते हैं यूनिफाइड मास। तो उसकी जगह केवल कभी कभी सिंपली यू लिख के भी आ सकता है। तो यू और एएमयू एक ही बात होती है। करेंट टाइम में इसी एएमयू की जगह हम लोग यू लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। तो अगर क्वेश्चन में कहीं एएमयू की जगह केवल यू भी लिखा होगा तो चलेगा, आपको उसको एएमयू ही समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और एनए आप समझ रहे हो, यहाँ पे एनए एवोगाड्रोस नंबर, वो तो आपने शुरुआत से ही दिमाग में फिक्स कर लिया। और उसका मतलब इस नोटेशन का मतलब हमेशा यही रहेगा, एनए इज ऑलवेज एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एंड यू इज रिफर्ड एज यूनिफाइड मास, जो करेंट टाइम में हम एएमयू की जगह यूनिफाइड मास लिख लेते हैं। तो शॉर्टकट में केवल यू भी लिखा मिल सकता है, उसको यूनिफाइड मास बोलते हैं, इट इज सेम एज एएमयू। तो आप देखो, साइंटिफिक कम्युनिटी ने जब ये यूनिट इनकॉर्पोरेट करी तो उनका एम ये था कि हमें दो वैल्यूज याद ना करनी पड़े। बट इसने हमारे लिए टेक्निकलिटी क्रिएट कर दी है, कैसे उसको समझना है। लेटेस्ट से अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास बताओ, तो अभी हम लोग ने उसका लिखा 16/Na ग्राम्स, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं 16 AMU। तो आप देखो, पूरा जो प्रोसेस है वो यूनिट डिपेंडेंट हो गया। अगर हम ऑक्सीजन के एक एटम का मास लिखेंगे तो 16 AMU बोलेंगे, और ऑक्सीजन के एक मोल एटम्स का मास लिखेंगे तो 16 ग्राम्स लिखेंगे। मतलब सेम वैल्यू जो आप मास नंबर याद रखते हो, अगर उसको ग्राम्स में रिपोर्ट करते हैं तो एक मोल का मास होता है, और एएमयू में या यूनिफाइड मास में रिपोर्ट करते हैं तो वो एक एटम का मास होता है। अब ये चीज हर सब्सटेंस के लिए वैलिड है। तो इसीलिए थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि कई बार हमें लगता है वैल्यू सेम कैसे आ गई, हम यूनिट पे ध्यान नहीं देते इसलिए गलती हो जाती है। आप यहाँ पे इस चीज को एग्जाम्पल में लिख लो, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। देखो, लर्न कभी करना ही नहीं पड़ेगा। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम अगर लिखना है, वी राइट 16 AMU, यूनिट बस ध्यान रखनी है, और 16 U सिंपली, यूनिट सही रखनी है। और अगर मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखना है, वन मोल ऑक्सीजन एटम लिखना है, तो यही वैल्यू 16 ग्राम हो जाएगी। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दो बार नहीं याद करनी पड़ती है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने यूनिट ऐसे क्रिएट करी कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों बार याद नहीं करनी पड़े, नहीं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दो याद रखने पड़ते हैं, एएमयू वाला, एक ग्राम्स वाला, या बार बार कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा हर सब्सटेंस के साथ आप किसी के लिए भी अप्लाई कर दो। जैसे हमने लिखा है मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे आप तो 18 आएगा। तो अगर आपने 18 AMU लिख दिया तो ये एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। और अगर आपने मास ऑफ वन मोल वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया तो ये 18 ग्राम हो जाएगा। तो जब आप एक मोल का मास लिखेंगे तो ग्राम्स में रिपोर्ट करेंगे, एक एटम एक मॉलिक्यूल का मास लिखेंगे तो एएमयू में रिपोर्ट करेंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम 16 AMU या 16 U, मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, mass of one water molecule is 18 AMU, mass of one molecule of water, one mole of water molecules is 18 grams। पॉइंट क्लियर हुआ? तो सेम यूनिट, सेम वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, यूनिट बदलनी होती है। अगर आप एमयू यूनिट में लिखेंगे तो वही एक एटम या मॉलिक्यूल का मास होगा, और अगर आप ग्राम्स में लिखने लगेंगे तो वही एक मोल सब्सटेंस का मास होने लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, बट यहाँ पे देखो 360 AMU दिया हुआ है, तो अब हम इसको AMU यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर निकालोगे सबसे पहले, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज सपोज करो निकाला, C6H12O6, दिस कम्स आउट टू बी 180 ग्राम्स। आपको पहले ही सॉल्व करना सिखाया हुआ है, सिंपली 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 कर लोगे ना, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में यही किया था। तो अब देखो, अब अगर आपको एएमयू का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप फटाफट समझ जाओगे।
ये जो 180 ग्राम है ये मास ऑफ 1 मोल ग्लूकोज है, ये मास ऑफ 1 मोल ग्लूकोज है। तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास लिखना होगा तो उसको 180 एमयू लिख लूँ बस सीधे सीधे, केवल यूनिट बदलनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो अगर हम यहीं से लिखेंगे मास ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये कितना हो गया 180 एमयू। और हमारे पास टोटल मास कितना है 360 एमयू, तो हमें पता लिया 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल पता चल गया आपको। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 180 मीन्स 2। अब एक मॉलिक्यूल में देखो 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम है। तो आप अगर सबके नंबर इंडिविजुअली लिखना चाहते हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएगा 12, हाइड्रोजन एटम आ जाएगा 24 और ऑक्सीजन एटम आ जाएगा 12, टोटल नंबर 48। आप एक बार पूरा चेक करके देखो। तो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए 2 इंटू 6 मीन्स 12, हाइड्रोजन एटम आ गए 2 मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम है, सो इट इज 24। 2 molecule है, 1 molecule contains 6 oxygen atoms, so this is 12, and total if you will calculate it is 48. ठीक है, दिस इज वन वे। अब किसी को अगर सपोज करो उतना एमयू नहीं क्लियर है तो अपनी यूनिट के हिसाब से इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप क्या करो, पहले एमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो और फिर पूरी कैलकुलेशन कर लो। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, अगर किसी को ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से सीख लो, फिर आपको इसमें एकदम कंफर्टेबल आ जाएगा। मतलब एमयू थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बदलती और आप लोग चूंकि यूनिट्स के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है 180 तो लिख रहे हो सर आप बार बार, आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हो कि जब हम 180 ग्राम लिख रहे हैं तो वो 1 मोल का मास है, और जब हम 180 एमयू लिख रहे हैं तो वो 1 मॉलिक्यूल का मास है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आप इतनी बात समझ जाओगे कि वैल्यू हर बार सेम रहने वाली है, केवल यूनिट बदलेगी। ग्राम्स में लिखेंगे तो मोल का मास है, एमयू में लिखेंगे तो यूनिट का मास, 1 यूनिट का मास है। अगर ऐसे नहीं क्लियर है तो मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, आपको पूरा सवाल दूसरे मेथड से फिर से सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो एक बार बस जल्दी से। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास मैंने बोला 360 एमयू था, ठीक है। तो अब देखो फिर से सॉल्व कर रहा हूँ मैं फिर से सेम क्वेश्चन। तो 160 ग्राम ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल था उसका 360 एमयू था, तो मैंने इसको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करा। आपको कन्वर्जन यूनिट पता है, 1 एमयू इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम्स। ये 360 बाई Na ग्राम्स हो गया। अभी देखो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका, क्योंकि ये Na वैल्यू कैंसिल होगी अभी, ये मॉलिक्यूल आ गया, मास आ गया ग्राम्स में। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अब अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो दिस इज मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 180, दिस कम्स आउट टू बी 2 by Na, दिस कम्स आउट टू बी 2 by Na। बस आप देखो अगला स्टेप लिखेंगे फिर, अब देखो लाइन से आपके सारे आंसर मैच करते जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो कितने आ जाएंगे, 2 by Na इंटू Na। देखो अगर दो नंबर कैंसिल हो गया अपने आप, तो आ गया। तो इस यूनिट को बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि Na अपने आप कैंसिल होता है। देखो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 आ गए, बस आगे का प्रोसेस सिंपल है। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम हो गए। एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में 24 हाइड्रोजन एटम हो गए। 1 मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम है तो 2 मॉलिक्यूल्स में 12 ऑक्सीजन एटम हो गए। सारे ऑल एटम्स ऐड कर लो तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 48 आ जाएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट? मतलब पूरा क्वेश्चन आप चाहो तो एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट कर लो यूनिट के बाद, और फिर जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कर लो, नथिंग स्पेशल। बट ध्यान ये रखना है कि अगर आप एएमयू समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो चीज आप पहले मोल्स में स्टडी कर रहे थे ग्राम्स के साथ, आप वही चीज मॉलिक्यूल से आइटम्स में स्टडी कर सकते हैं एएमयू के साथ। तो क्वेश्चन फास्ट हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको डिस्कम्फर्ट रहता है तो आप हर बार एएमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो और प्रॉपर अपने पुराने वाले फॉर्मूले लगाओ मोल्स वाले, आप इजीली आंसर तक पहुंचेंगे। अब देखो हम लोग एक और टेक्निकल टर्म इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी हमने क्या टर्म यूज किया, हम लोग मोल यूज कर रहे हैं, तो हमें हर बार कंफ्यूजन आ रहा है वो मोल ऑफ एटम है या मोल ऑफ मॉलिक्यूल है या मोल ऑफ आयन है। तो केमिस्ट्री में क्या करा गया कि उसी मोल को चूंकि हम एटम मॉलिक्यूल आयन सबके लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि हम जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन, तो आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर ये ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है।
तो अगर हमने केवल 1 मोल ऑक्सीजन लिखा तो आप उसको कुछ भी लिख सकते हो, 1 मोल ऑक्सीजन एटम भी और मॉलिक्यूल भी समझ सकते हो, एटम भी समझ सकते हो। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप उसे मॉलिक्यूल समझेंगे, बिकॉज नेचर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सिस्ट करता है, O2। ऑक्सीजन एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट अगर मान लो भाई आपको ये बताना है कि मुझे एक ऑक्सीजन एटम ही आपको बताना है, आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि आई एम ट्राइंग टू से 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो उसके लिए एक अलग नोटेशन यूज किया जाता है। वी यूज अ टर्म ग्राम एटम। वी यूज अ टर्म, बहुत ध्यान से समझना है, दिस इज नॉट यूनिट, बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है ये। तो हमने टर्म लिखा ग्राम एटम। तो अब जब भी कभी ग्राम एटम लिखेंगे तो अब ये मास नहीं है, अब ये मोल है। So whenever we write ग्राम एटम, इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम्स, तो दिस एन यूनिट। अगर कहीं पे भी लिख के आएगा 12 ग्राम एटम्स, तो उसका मतलब हम 12 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू यूज टर्म ग्राम एटम, इट इज मींस मोल्स ऑफ एटम्स। ये डिफरेंशिएट करने के लिए अगला टर्म मैंने लिखा ग्राम मॉलिक्यूल्स। इफ वी राइट ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो इट मींस मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं तीसरा टर्म लिखा ग्राम आयंस, तो उसका मतलब होता है मोल्स ऑफ आयंस। So whenever a term is given gram atom, it is moles of atoms. Whenever it is gram molecule, it is moles of molecules. Whenever it is gram ions, it is moles of ions. तो अगर इसको देखो एग्जांपल से समझाओ, तो अगर किसी ने लिखा सपोज करो 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, अगर क्वेश्चन में लिखा है 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, तो उसका हमारा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो उसको हम लोग 1 मोल ओ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एटम पढ़ना है। ब्रैकेट में एटम इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, अदरवाइज तो काम 1 मोल ओ से ही चल रहा है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिख के आएगा 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, तो आपको एक ग्राम एटम एक साथ पढ़ना है। दिस इज नॉट ग्राम और एटम अलग अलग टर्म नहीं है, ग्राम एटम इज वन सिंगल यूनिट। सो व्हेनेवर वी विल से ग्राम एटम ऑक्सीजन, तो इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अगर यहीं पे कोई लिख देगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो इसका मतलब 1 मोल O2 हो जाएगा, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल होता है। समझ आया? और अगर कहीं पे लिखा हुआ 1 ग्राम आयन ऑक्साइड, 1 ग्राम आयन ऑक्साइड आयन, तो इसका मतलब हम लोग इंटरप्रेट करेंगे 1 मोल O2 माइनस आयन्स। समझ आया? 1 मोल O2 माइनस आयन्स। क्लियर? ओके, so we'll stop here.